थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मैं हिरल पटेल आप सभी का इस एमवीपी नेशनल फोरम में आप सभी को स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जो कार्य के लिए जो हमारा मेन इंटेंशन है वो है एमवीपी, और हमारा लक्ष्य है कि लक्ष्य है आज का। तो वो हम उसके ये वेबिनार जब खत्म होगा तब तक आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो मैं आशा करती हूँ कि वो क्लियर हो जाएंगे। और जब भी हम कुछ भी लक्ष्य लेकर चलते हैं तो उससे पहले हमें उसके बारे में उसकी पूर्व तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। और ये तो हुआ हमारा एमवीपी, ये क्यों इतना जरूरी है आज हम इसको समझेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारा हमारा जो देश है भारत देश, वो भारत देश पहले जब हमारी जो सभ्यता की शुरुआत हुई थी, सिविलाइजेशन की जब शुरुआत हुई थी, तब से लेकर के मैक्सिमम टाइम 90% ऑफ टाइम में वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बना हुआ था। और उससे जो इकोनॉमी जो जनरेट हुई थी वो बहुत ही बड़ी थी। उस टाइम पे बाकी के जो कंट्री थी वो कंट्रीज में सारे लोग जंगलों में रहते थे, मगर हमारा जो देश था वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी से उन्नत हुआ हुआ था। हमारा जो जीडीपी था वो 25 to 30% उस टाइम पे था। मतलब आप सोच सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में हमारा कितना ज्यादा जीडीपी था। और ये जीडीपी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में था, मगर ये जीडीपी जो था, ये हमारा डेवलपमेंट जो था, ये समृद्धि थी, वो सभी को छूती थी, सभी के आंखों में थी। और इसी की वजह से हमारे ऊपर बहुत सारे रूल्स हुए थे। ब्रिटिश रूल भी हमारे कंट्री में आए और उन्होंने इस तरीके की माइंड सेट किया, यहाँ पे आके इस तरीके की कंडीशन क्रिएट की कि जिससे हमारा जो जीडीपी है वो डाउन होते होते आज की तारीख में वो 2 to 3% हो चुका है। सो ये सब कंडीशंस क्रिएट हुई है बिकॉज ऑफ सम अदर कंडीशन, ब्रिटिश रूल्स जैसे बहुत सारे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हमारे पे राज किया उसकी वजह से ये हमारा डाउन हुआ है जीडीपी। मगर जो पहले हमारा जो जीडीपी इतना ज्यादा था उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर माने कि हमारा कृषि विज्ञान। जो कृषि विज्ञान था हमारा वो बहुत ही ज्यादा विकसित था कि जिसकी वजह से हमारा देश सबसे ज्यादा जीडीपी गेन कर रहा था। और उसका मेन जो मोटो था, जो उसके रिलेटेड था, वो मेन था विलेजेस। हमारे जो विलेजेस थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। और उसका मेन रीजन था कि वो सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। और हमारे राष्ट्रपिता जी जो गांधी जी है, उन्होंने भी बोला था कि कोई भी देश का विकास तभी मुमकिन है अगर कोई छोटा सा विलेज अगर बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित है। तो इसीलिए हमारे जो विलेजेस थे उनका ग्रोथ इंजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वही हमारा ग्रोथ डेवलप करते थे। हमारे विलेजेस सिर्फ एग्रीकल्चर में आगे थे ऐसा नहीं था, वो पशुपालन और हैंडीक्राफ्ट में भी बहुत ही उम्दा तरीके से आगे थे। और हमारे वहां पे हमारा पूरा भारत एक बहुत ही बोल सकते हैं कि आत्मनिर्भर था। और इसीलिए वो हमेशा अपनी जरूरतें तो पूरा करता ही था, मगर हमारी जरूरतें पूरी करने के बाद जो भी क्रॉप बचता था उसको एक्सपोर्ट भी करता था और सामने वो गोल्ड लेता था। और इसी की वजह से हमारा देश सोने की चिड़िया बोला जाता था। और इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। हमारे गुजरात में एक सोमनाथ का मंदिर है और सोमनाथ के मंदिर को 17 टाइम 17 बार उसको लूटा गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ सोना। और ये सोना जो है वो सबको छूता था और इसी की वजह से हम पे सबकी नजर रहती थी। और इसी कंडीशन को हमें वापस लाना है। हमें हमारे हर एक तहसील को, हर एक विलेज को एक सुजलाम सुफलाम नेशन बनाना है। और सुजलाम सुफलाम नेशन बनाने के लिए हमारे साथ हमारा एमसीएल है। हमारा एमसीएल जो है वो एमसीएल का जो फुल फॉर्म है दैट इज मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। इसके नाम में ही इसका अर्थ है क्लीन फ्यूल्स। क्लीन माने साफ और फ्यूल्स मतलब कि ईंधन। तो साफ ईंधन के लिए जो संगठन है, जो कंपनी है, दैट इज मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड। ये कंपनी की शुरुआत अगर किसी ने की है तो वो है हमारे शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर। ये सर ने, वो खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, मगर
उनको हमारे समाज के प्रति, समाज के लोगों के लिए कुछ कार्य करना था, और इसीलिए उन्होंने आईएएस की पढ़ाई करना शुरू किया। मगर जब वो पढ़ाई कर रहे थे उसी टाइम पे उनकी मुलाकात हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हुई थी, और उनका भी यही मिशन था कि हम हमारे देश को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए। और इसी की वजह से, और यही मिशन हमारे डॉक्टर श्याम गुलाब सर का भी था, और इसके लिए इन्होंने पूरा ये एस्टेब्लिश किया, पूरी कंपनी का निर्माण किया। और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर कोई काम कर रहा है तो वो है डॉक्टर लवेश यादव सर, जो खुद भी एक डॉक्टर है, फिर भी ये दोनों मिलकर ये पूरा संगठन इतना अच्छी तरीके से चलाते हैं कि हम बिलीव नहीं कर सकते। और हम सब ने पेंडेमिक कंडीशन को फेस किया है। जब कोरोना काल था उस टाइम पे डॉक्टर्स ही हमारे लिए भगवान थे, क्योंकि ये सब लोग जो जिंदा थे बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स। तो ये इनका इतना अच्छा गोल्डन करियर है, फिर भी ये लोग हमारे लोगों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये एक सराहनीय है। और इनका ड्राइविंग फोर्स है मिस प्राची ढोले मैम, जो खुद एक इंजीनियर है और ये पूरी टेक्निकल डिपार्टमेंट की हेड है। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये सबको एक दिशा देने का अगर कोई काम करता है तो वो है हमारी एक जननी ही कर सकती है, और वो है हमारी मीरा मैम, जिन्होंने ये पूरी दिशा देने का कार्य किया है। तो ये सब जो है ये हमारे फाउंडर्स है। मगर कभी भी कोई कंपनी सिर्फ एक उंगली पे नहीं चलती है, ये पूरी एक टीम पे चलती है। और अगर एक डंडी को तोड़ना है तो वो बहुत इजी है, मगर एक पूरा बंच अगर है तो उसको तोड़ना वो बहुत ही मुश्किल है। तो इसी तरीके से हमारी ये जो टीम है वो पूरी एक बंच की तरह काम करती है, और इसीलिए वो उसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो ये टीम जो है वो आज से नहीं मगर बहुत साल पहले से काम कर रही है, और वो एकजुट है। हम सब लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं, और हमारा एक ही विजन है कि हम इंडिया को 2030 माने कि 2030 तक हम हमारे भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाए। हमारा ये टारगेट है कि हम भारत को हर सिर्फ जो बायो फ्यूल है, बायोफ्यूल के क्षेत्र में सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं मगर हम उसको बेस्ट एक्सपोर्टर बनाए। ये हमारा विजन है। और हमारा मिशन है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। हमारा डेवलपमेंट सिर्फ 10 साल 20 साल के लिए नहीं है। हम ऐसा डेवलपमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन लाना चाहते हैं कि जो आने वाले कई सालों तक चले, आने वाली कई पीढ़ियां इसके बेसिस पे जिए, और उनको भी इतना अच्छा एनवायरमेंट और खाना मिले। वही हमारा मेन मोटो है, वही हमारा मेन मिशन है। और ये सब कैसे पॉसिबल है? तो ये सब पॉसिबल है एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट्स के, ये सब कुछ पॉसिबल है। और हमारी एमसीएल की भाषा में इसको बोलते हैं कि ये एमसीएल में जो एमवीपी है वो हार्ट का काम करती है। और हार्ट जो है हमारे शरीर में, जैसे हार्ट के बिना हमारा शरीर कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही हमारे एमसीएल में जो एमवीपी है दैट इज हार्ट। एमवीपी एमवीपी माने कि एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। अब ये एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट जो है उसमें एमवीपी का जो रोल है, एमवीपी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही करता है ऐसा नहीं है। वो एमवीपी को एज अ हमारा जो इंडिया है उसको हमें क्लीन फ्यूल्स में एक्सपोर्टर बनाना है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे एक्सपोर्टर बनाना है। तो उसमें भी उसको एक अपना योगदान देना है और अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करना है। और उसका मिशन ये है कि उसको ये हमारी जो मूल्य श्रृंखला है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनना है, और इसकी सस्टेनेबिलिटी टिकाने में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान देना है। हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इनोवेशन, इनोवेशन हमारी जननी है। हम भारत में, हमारे भारत में इनोवेशन को तो हम बोल सकते हैं कि हमारे वहां पे छोटे बच्चे में भी है, क्योंकि राइट ब्रदर्स ने जो एरोप्लेन का निर्माण किया था वो हमारे यहाँ पे, हमारे ग्रंथों में, रामायण में हमने देखा है पुष्पक विमान, ऐसा सब हमने देखा है। तो ये आशा कहाँ से मिलती है? तो ये हमारे ग्रंथों में से मिलती है। वैसे ही हमारे ऋषि मुनि जो थे वो ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट, और वो वही चीजों को प्रमोट करते थे कि जो चीज एनवायरमेंट के प्रति
मतलब कि देशभक्ति। देशभक्ति मतलब वो नहीं है कि जो सिर्फ बॉर्डर पे जो हमारे मिलिट्री है वो कर रही है वही देशभक्ति है। देशभक्ति वो भी है कि जो हम समाज में रहकर समाज के हित में और देश के हित में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी हमारी देशभक्ति है। और इसी भावना को हमें हर एक व्यक्ति में जगाना है। मेन उद्देश्य, एमवीपी का मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आइए उसको देखते हैं। हमारा जो एमवीपी है जो ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है, वो हर एक ग्राम पंचायत का जो व्यक्ति उससे जुड़ा है उसकी जो आज की इनकम है उसकी इनकम में हमें 8 से 10,000 रुपीज हमें बढ़ाना है। वो हमारा मेन इनकम, जो इनकम को रेज करना है वो हमारा मेन मोटो है। हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि हमारा जब पेंडेमिक था तो बहुत सारे लोग अपने गांव में अपने तहसील में वापस जा रहे थे। तो उस आप सोचो कि कितने लोगों ने इतना माइग्रेट पहले किया होगा, राइट? तो ये बहुत माइग्रेशन होता है जस्ट बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए ये माइग्रेशन होता है। तो ये माइग्रेशन ना हो और वो लोग अपने ही तहसील में अपने ही गांव में अगर एम्प्लॉयमेंट गेदर करते हैं, अगर उनको मिलता है तो वो माइग्रेशन नहीं होगा और वही गांव का वही तहसील का सबसे ज्यादा विकास उनके ही लोगों से होगा। तो ये हमें जनरेट करना है। हमें हमारी एग्रीकल्चर को फुलेस्ट कैपेसिटी पे ले जाना है। हमारे हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन को उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचाना है। हमारे वहां पे जितने भी हैंडीक्राफ्ट वर्क है उसको डेवलप करना है, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि हमारे वहां पे इतना हैंडीक्राफ्ट है कि जितना पूरी दुनिया में नहीं है। कोई भी हमारा उसके लिए कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है कि जो हमें हैंडीक्राफ्ट में बीट कर सके। उतने लोग हमारे क्रिएटिव है और ये क्रिएटिविटी हमारे जीन में है। हम भारतीय हैं और हम बहुत ही अच्छे क्रिएटिव हैं। और हमें हर एक गांव को, हर एक विलेज को वाटर के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। मैं खुद एक ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ पे जो समर की सीजन होती है उसमें 20 दिनों में एक बार पानी आता है। तो आप सोच सकते हो कि कितने लोग, गांव में तो पशुपालन भी है और लोग भी रहते हैं, तो इन सभी को पानी कैसे मिलेगा? और उस टाइम पे उनकी हालत बहुत ही खराब होती है। तो ऐसी कंडीशन, और मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि 87 का जब सूखा पड़ा था तो उस टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम से सब लोग गुजर रहे थे। तो ऐसा सूखा सूखा ना पड़े, वापस से ऐसी कंडीशन में से सबको गुजरना ना पड़े, इसलिए हर एक विलेज को वाटर सफिशिएंट, वाटर में सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत ही जरूरी है। हमें हर एक विलेज को 100% ऑर्गेनिक करना है और हमें 100% कार्बन न्यूट्रल विलेजेस बनाने। अब कार्बन न्यूट्रल माने क्या? कि जितना हम कार्बन को प्रोड्यूस करते हैं, जितना भी हम प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज से, वो सब हमारा कार्बन न्यूट्रल होना चाहिए। और हमें तो सिर्फ कार्बन न्यूट्रल तक सीमित नहीं रहना है, हमें उसकी हमारी कैपेसिटी बढ़ा के हमें कार्बन नेगेटिव तक जाना है। और ये सब कैसे होगा? तो आज हम जो अश्मी ईंधन यूज कर रहे हैं उसको हम रिप्लेस करेंगे क्लीन ईंधन से, माने कि बायो ईंधन से। तब जाके हम ये जो कार्बन न्यूट्रल है और कार्बन नेगेटिविटी है उसको अचीव कर सकते हैं। हमें हर एक विलेज को जीरो वेस्ट विलेज बनाना है। जीरो वेस्ट विलेज माने कि जिसमें कोई भी वेस्टेज ना हो। और हमारे लिए, एमसीएल के लिए, हर एक वेस्ट बेस्ट है और वही हमें करना है। हमारा जो भी आज हम यूज करोगे, जहाँ पे भी आप फेसबुक देखो या फिर व्हाट्सएप देखो, हर जगह पे चाइना के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज आ ही जाती है और वो सारी पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है। तो ये पेट्रोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही पॉल्यूटेंट है। वो जमीन को खराब करते हैं, वो पानी को खराब करते हैं और हवा को भी खराब करते हैं जब वो बर्न होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स बहुत ही पॉल्यूटेंट है। तो इसको हमें टोटली रिप्लेस करना है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट से, जिससे कि हमारा एनवायरमेंट हमेशा क्लीन रहे। सेकंड, आप ये देख रहे हो कि ये जो फोटो है उसमें एक महिला एक रोलर के साथ आगे जा रही है। पहले के जमाने में जो महिलाएं थी वो हमेशा जो पानी था दूर दूर से बर्तनों में उठाकर लाती थी। और ये जो कंडीशन है उसको इजी वे में इनोवेशन से इसको बहुत इजी बना दिया। मतलब इसको बोल सकते हैं लोकल इनोवेशन का बेस्ट एग्जांपल है। और हमारे लॉकडाउन के टाइम पे हमारे नरेंद्र मोदी सर ने बोला था कि लोकल टू वोकल।
वही हमें करना है, जो लोकल है, लोकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, और वो भी लोकल इनोवेशन की मदद से। हमारे वहां पे जो भी हमें सैनिटेशन है उसको भी इम्प्रूव करना है। हमारी वाटर बॉडीज जो है उसका हमें केयर करना है। हमारे वहां पे अभी गणेश महोत्सव जैसे गया, तो उसमें सब लोगों ने गणेश जी की जो मूर्तियां लाए थे, बहुत सारे लोग पीओपी की लाए थे। पीओपी माने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हमेशा पानी को एब्जॉर्ब करता रहता है और पानी को प्रदूषित करता है। तो ये जो पीओपी है वो पानी को तो प्रदूषित करता ही है, मगर उसमें रहने वाले बहुत सारे जीवों को भी हानि करता है। तो ये सब चीजें ना हो। और हमारी जो माता है, ये हम नदियां जो है उसको हम लोक माता बोलते हैं। तो ये लोक माता को हमेशा हम अच्छे से केयर करें, और हमेशा ये पानी सबको काम में आए, इस तरीके से हमें उसकी केयर करनी है। और हमारा लोकल इकोसिस्टम जो है उसको हमें केयर करना है। ये लोकल इकोसिस्टम क्या क्यों जरूरी है? जैसे कि हमारा हर एक कोश, हमारे शरीर में हर एक कोश पूरा एक एक अच्छे से अरेंज होके पूरा शरीर बनता है, वैसे ही ये कुदरत की जो लोकल इकोसिस्टम है वो हर एक कड़ी है। एक कड़ी दूसरी कड़ी से जोड़ के ये पूरी लोकल इकोसिस्टम बनती है। अगर इसमें से एक भी कड़ी टूटती है तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, नुकसान हमें ही हो। तो इसको हमें नहीं करना है, और इसको हमें प्रिजर्व करना है, इसको केयर करना है। अब ये सब होगा तो कैसे? तो बिजनेस मॉडल, आइए हम समझते हैं एमसीएल का एमवीपी के लिए बिजनेस मॉडल। ये बिजनेस मॉडल जो है एमसीएल में वो अलग अलग सेक्टर्स में है। उसका सबसे पहला जो सेक्टर है दैट इज रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस सेक्टर। ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है। ये सेक्टर के लिए सिर्फ कुछ बातें या कंपटीशन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ युद्ध होते हैं इस सेक्टर में। अगर आपको मैं बोलूं तो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसका भी मेन उद्देश्य, मेन कारण यही सेक्टर था। और ये सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। क्यों? क्योंकि आज हमारा भारत हर साल वो 1 लाख करोड़ का ईंधन बाहर से इंपोर्ट करता है। और जो एनर्जी नीड्स है, हमारी जो एनर्जी नीड्स है उसके भी 4 लाख करोड़ की एनर्जी नीड्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। दैट मीन्स कि इन ऑल वे हम टोटल 12 लाख करोड़ रुपए, हमारे देश के लोगों ने कमाए हुए 12 लाख करोड़ रुपए हम हर साल बाहर दे रहे हैं। और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे कितने लोकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम लोग इतने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो ये जो इतने ज्यादा पैसे हमारे बाहर जा रहे हैं उसको हम यहीं पे यूज करें, हमारे लोगों के बीच यूज करें, तो ये सेक्टर को हम बहुत ही अच्छी तरीके से उसको स्टेबल कर सकते हैं और प्रस्तावित कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रोडक्ट्स, ये सेक्टर के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, बिकॉज ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का सेक्टर, ये कोरोना के बाद तो बाप रे, इसका तो इतना ज्यादा मार्केटिंग हुआ है, क्योंकि सब लोग अब जानते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना जरूरी है। अगर आप जानते होंगे तो हमारे इंडिया में सिक्किम करके एक स्टेट है, और वो सिक्किम कंप्लीटली 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। और उसमें जो डेथ रेशियो है कंपेयर टू अदर स्टेट्स ऑफ द इंडिया, उसमें डेथ रेट सब स्टेट की कंपैरिजन में बहुत ही कम है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बहुत ही नेसेसिटी है, और आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत ही रिक्वायरमेंट है। और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, हमें सारी जो भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है उसको रिप्लेस करके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हमें अपनाना है। और ये सब की शुरुआत होती है ग्राम पंचायतों से, क्योंकि हमारा रूरल इंडिया जो बिलोंग करता है, जहाँ पे बसता है, वो है हमारी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायतों को हमें बेसिक यूनिट बनाना है। हमारा जो बिजनेस मॉडल का अगर कोई बिल्डिंग ब्लॉक है तो वो है ग्राम पंचायत। हमने ये पूरा एमवीपी को इस तरीके से डिजाइन किया है, इस तरीके से डेडिकेट किया है कि जिससे वो ग्राम पंचायत की उन्नति हो, उसकी समृद्धि में फिर से बढ़ोतरी हो, इस तरीके से उसको पूरा डिजाइन और डेडिकेट किया गया है। एमवीपी जो है वो हमेशा जो भी बिजनेस एक्टिविटीज ग्राम पंचायत में हो रही है उसको प्रमोट करता है, और साथ में हर एक जो भी विलेजेस है उसकी नीड्स को फुलफिल करता है। आप जानते हो हमारे इंडिया में पूर्व से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक बहुत सारी विविधता है, और हमारा देश डाइवर्सिटी का देश बोला जाता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा
विविधता है। और हर इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि थोड़े किलोमीटर्स भी अगर हम ट्रैवल करते हैं तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो वैसे ही हमारे देश के एक गांव से लेके दूसरे गांव की रिक्वायरमेंट्स टोटली डिफरेंट है, क्योंकि कहीं पे भी रेगिस्तान है, कहीं पे दलदल है, तो इस तरीके की कंडीशंस है। तो ये अलग अलग कंडीशन को हमें फुलफिल करनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, तो वो रिक्वायरमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। और साथ में ये जो हमारी हमारी एमसीएल है, वो हर एक ग्राम पंचायत में जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, उसका सबसे बड़ा माध्यम अगर कोई है तो वो है एमवीपी। अब ये जो एमवीपी है उसके फंक्शंस क्या है, उसके वर्किंग क्या है। तो सबसे पहला है उसको बायोमास फार्मिंग करना है। बायोमास फार्मिंग का मतलब होता है कि हमें नेपियर ग्रास का ही फार्मिंग करना है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हमारी जमीनों की रिक्वायरमेंट है, जैसे क्लाइमेट कंडीशन है, पर्यावरणीय स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग हम बायोमास फार्मिंग करेंगे। और साथ में हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रमोशन करना है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन क्यों जरूरी है, जैसे मैंने बोला कि आज उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, मगर ये कैंसर फार्मिंग को हमें कैंसिल करना है, क्योंकि उसका रीजन है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग आज कैंसर से पीड़ित हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि हमारे देश में एक कैंसर ट्रेन चलती है, पंजाब के भटिंडा से लेके वो राजस्थान के बीकानेर तक वो ट्रेन चलती है, और वो ट्रेन में सारे कैंसर के पेशेंट्स ट्रैवल करते हैं। तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना भयानक पिक्चर है ये कैंसर का हमारे देश में। तो ये पिक्चर को हमें कंप्लीटली इसको कैंसिल कर देना है। ये पिक्चर को हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों में नहीं देखना है। तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करना ही है। हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करना है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स क्यों यूज करना है, क्योंकि वो प्लास्टिक को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। और हमें हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री है उसका भी असेसमेंट करना है, उसको भी एक उम्दा क्वालिटी पे, एक हाईएस्ट पोजीशन पे ले जाना है। क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे, जो हम सब बड़े बुजुर्ग या छोटे बच्चे, सब लोग दूध पीते हैं, मगर वो दूध कितना अच्छा है, कितना नेचुरल है, कितना आर्टिफिशियल है, वो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जितना उसका प्रोडक्शन है नेचुरल वे में, जहां से पशुपालन से जितना दूध बनता है उससे ज्यादा कंजप्शन होता है। तो आप सोच सकते होंगे कि कितना ज्यादा हम दूध मार्केट में जो आता है दैट इज आर्टिफिशियल, उसको भी हमें असेस करना है। और हमारी कलाएं, हमारा हैंडीक्राफ्ट इज टोटली डिफरेंट। उसकी कोई वैल्यू, उसकी हम बोल सकते हैं उसकी कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। और वो पोटेंशियल को हमें इंक्रीज करना है। हर एक कंडीशन, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, हर एक प्लेसेस की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे आप इस फोटो में देखते हो कि ये फोटो में एक महिला कुछ ग्रीन पानी से कुछ कर रही है। ये ग्रीन पानी नहीं है, ये ग्रीन आलगी है। अगर मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आलगी माने की लीम, जो हमारे बारिशों की सीजन में कहीं पे भी जम जाती है, वैसे लीम। तो ये जो आलगी है वो बहुत ही न्यूट्रिशन, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। और कोई कोई आलगी एडिबल होती है जिसको हम खा सकते हैं, और वो उसमें से एक है स्पाइरोगायरा। ये जो नीम होती है उसमें से बहुत सारे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स बनते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट्स जो जगह पे अगर हम नेपियर ग्रास का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसको उगा नहीं सकते, तो उस जगह पे हम ऐसे कोई जो प्लान्स है उसको भी हम फुलफिल कर सकते हैं। और ये सब का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो होगा डेमो से। डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है। और वो हमारा कहाँ से होगा, तो हमारा एमवीपी, हर एक विलेज में जो एमवीपी होगा वही हमारा डेमो के लिए मेन उद्देश्य होगा, और उसी से हमारा डेमो होगा। और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ये शब्द अगर किसी ने सिखाया है पूरे वर्ल्ड को, तो वो है एक छोटा सा देश इजराइल। इजराइल के आसपास के जितने भी लोग, जितने भी देश है, वो कभी भी इजराइल के साथ टक्कर नहीं लेते हैं। उसका रीजन है कि उसमें इजराइल के छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी की वजह से कोई भी उनका जो दुश्मन देश है उसके साथ कभी भी पंगा नहीं लेता है। तो यही यही हमें सिखाता है कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। तो ये ट्रेनिंग हमें हर एक फार्मर्स को, हर एक विलेजर्स को देनी है, कि जिससे दूसरा वर्जन, ईस्ट इंडिया वर्जन 2 आए तो वो हमें कभी बीट ना कर सके। हमें हर एक जितने भी फार्मर्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी इनपुट्स है, चाहे वो बायोसीड्स हो या फिर बायो फर्टिलाइजर्स हो या पेस्टिसाइड्स हो, वो सब कुछ हमें प्रोवाइड करे जाएंगे। हमारा जो प्रोडक्ट बनता है उसका बाय बैकिंग होगा।
बाय बेकिंग करके उसकी वैल्यू एडिशन करके फिर उसको मार्केट में रखेंगे, तो जो हमारा किसान है उसको उसकी जो उसने जो भी उपज बनाई है उससे उसको पूरा जो भी उसका मूल्य मिलना चाहिए वो 100% मिलता है। और यही हमारा निश्चय है और वही हमें करना है। और इसके लिए हमें असेसमेंट करने हैं अलग अलग क्रॉप्स के। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, मगर वो ऑफिशियल डिपार्टमेंट से हमारा डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं होता है, और कोई कोई बार कुछ दूषण की वजह से हम कर भी नहीं पाते। तो वो कोऑर्डिनेशन हम करेंगे हमारे एमवीपी के माध्यम से। हमारा जो लोकल मार्केट है उसकी पोटेंशियल, उसकी कैपेसिटी, कौन सी चीजों का मार्केट सबसे ज्यादा है, कौन सी चीजों का मार्केट अब आने वाली कंडीशन में होने वाला है, उसका असेसमेंट भी हमें करना है। और हमें आइडेंटिफाई करना है, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे स्किल लोग होते हैं कि जिसके पास इतनी अच्छी कलाएं हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, और वो लोगों को हमें आइडेंटिफाई करना है, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देना है, उनको जो जरूरी ट्रेनिंग है वो मिले, ऐसा कंडीशन हमें क्रिएट करना है। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल्स माने कि वो साउथ में और नॉर्थ में बहुत सारी जगह पे ये ऐसे लोग रहते हैं, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो, ये फोटो में हमारे आदिवासी भाई बहन है। तो ये लोगों के पास जितना फॉरेस्ट के लिए नॉलेज है, शायद ही कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास होगा, क्योंकि इनके खून में खून में नेचुरल है, नेचुरल एक्टिविटीज है। उनको पता है कि कौन सा पेड़ हमें काम में आएगा, उससे क्या होगा, कौन से लाभ है, वो किस यूज में आते हैं, वो सब कुछ इसमें ये इन लोगों के खून में है, और वो लोग ये जानते हैं। तो ये जो ट्राइबल्स है उनको भी हमें हेल्प करना है, और इनके जो नॉलेज है वो नॉलेज को हमें यूटिलाइज करना है। और हमारे आसपास जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हो रही है, वो सोशल एक्टिविटीज में भी हमें हेल्पफुल रहना है हमारे। और ये सब कुछ होगा कैसे, इफेक्टिव सैटरडे सेशन से। सैटरडे सेशन भी हमें करना है। वो क्यों करना है? बिकॉज अगर हम एकजुट होंगे एक जगह पे, एक समय पे, एक दिन पे, अगर हम इकट्ठा होते हैं और ये हैबिट बन जाती है, तो ये हैबिट होने के बाद हम ये सेशंस को कंटिन्यू करते हैं, तो सब लोग हमसे जुड़ते हैं, और जितना जुड़ेंगे उतना ही एक परिवार बड़ा होगा, और उससे क्या होगा, तो जिस सब में सम होगा, और उससे कोई भी हमारे बीच में दरार क्रिएट करने का पॉसिबल ही नहीं है, और हमारा जो गांव है उसकी उन्नति में बढ़ोतरी होगी। वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और हमारे आसपास जो भी जो क्रॉप है उसको हर्बल मेडिसिन में बनाना है, हमें हर्बल कॉस्मेटिक्स बनाने हैं कि जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और कहीं पे भी स्पेशल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, उसको भी हमें फुलफिल करना है। अब इन सब में एमसीएल एमवीपी को कैसे सपोर्ट करता है, चलो आइए हम उसको भी देखते हैं। हमारा जो एमसीएल है वो एमवीपी का पार्टनर है। अब पार्टनर माने कि सिर्फ फाइनेंशियली पार्टनर है, ऐसा नहीं है। एमसीएल एमवीपी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है, एक ऐसा मापदंड देता है कि जिससे कि वो एमवीपी अगर किसी इंसान के पास जाके अपनी जो कंडीशंस है, अपनी जो ड्रीम डिजायर्स है, उसको जब उनके साथ रखता है, उनके साथ बांटता है, तो वो पर्सन उसको ऐसा ना माने कि भाई ये कैसे कर सकते। अगर उसके पास अगर कोई बैकग्राउंड है तो वो बैकग्राउंड देने का कार्य एमसीएल देती है। और इसका मेन प्रिंसिपल, ये एमसीएल का वही प्रिंसिपल है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट एंटरप्रेन्योर बनाना है। हमारा एमवीपी कोई साधारण इंसान नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट एंटरप्रेन्योर हमें बनाना है। मैं खुद एकेडमिक बैकग्राउंड से हूँ, मुझे पता है कि हमारा जो वो सिलेबस, हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि जिससे कि सब बच्चे सिर्फ क्लैरिकल वर्क करते हैं, मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा पढ़ते रहते हैं, मगर वो एक्चुअली में कहाँ पे यूज करेंगे वो नहीं सिखाई जाता। तो दैट इज वाई हमारे बच्चे सिर्फ अच्छी जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब यही सोचते रहते हैं, कभी खुद से कुछ करने का नहीं सोचते हैं। और वही भावना, वही हमारी क्वालिटी हमें एमवीपी में लानी है, और वो एमवीपी खुद से सेल्फ सफिशिएंट एंटरप्रेन्योर बने, वैसा हमें, यही हमारा प्रिंसिपल है। और इसके लिए जो एमवीपी का सपोर्ट सिस्टम है दैट इज एमसीएल। और हर एक गांव में बहुत सारी उपजें बनती है, मगर उसको प्रोसेसिंग यूनिट्स को अगर प्रोसेस्ड किया जाए तो उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है।
स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स। मगर मैं बोल सकती हूँ कि जब बहुत सारी बारिश आती है या फिर सूखा पड़ जाता है, तो हमने जो भी गोदामों में जितना भी हमारा अनाज होता है वो बिगड़ता है, तो वो वापस से कंडीशन में आए और हम जब हमारी जरूरत हो, हमारे लोगों की जरूरत हो, उसको फुलफिल कर सके, उसके लिए बहुत अच्छे से स्टोरेजेस होने चाहिए। और वो स्टोरेजेस की व्यवस्था भी हमारा एमसीएल एमवीपी के माध्यम से करेगा। और इन सभी के लिए ट्रेनिंग और गाइडेंस मस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये ट्रेनिंग और गाइडेंस तो हमें हर वीक मिलता ही रहता है। और मार्केटिंग असिस्टेंट मतलब कि मार्केट की कंडीशंस देखनी है कि मार्केट में कौन कौन सी चीजों का डिमांड ज्यादा है, किसकी चीजों का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, किसका घट रहा है, तो ये सब का असिस्टेंस भी हमें एमसीएल करेगा। और टेक्निकल गाइडेंस, आज का जमाना ऑनलाइन है, सब लोग ऑनलाइन रहते हैं, तो वो जो ऑनलाइन का जमाना है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और ये टेक्नोलॉजी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? अगेन दैट इज एमसीएल। और एमसीएल जो है वो हमारा जो एमवीपी जो निश्चय करता है कि उसको अपना जो विलेज है उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, अपने विलेज को क्या वो दिखाना चाहते हैं, वो क्या बनाना चाहते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या बर्निंग डिजायर है, वो सब कुछ हमारा एमसीएल करके दे सकता है। मगर इसके लिए हमारे पास होना चाहिए इनकम पोटेंशियल। हम कुछ भी हवा में बात नहीं करते, ये सब इनकम पोटेंशियल। अब आइए उसको भी देखते हैं। बायोमास फार्मिंग, हमने जो ऑलरेडी बोला कि बायोमास फार्मिंग करना है, बायोमास फार्मिंग से हम बहुत सारी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे हर एक ग्राम पंचायत में, हमारे देश के हर एक ग्राम पंचायत में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो है 557.6 हेक्टर्स। और उसमें से अगर मैं वेस्ट लैंड अगर गिनूं तो दैट इज 223 हेक्टर्स जितनी हमारी पर ग्राम पंचायत तब वेस्ट लैंड है। मगर ये हमारे एमसीएल के लिए कुछ भी वेस्ट नहीं है, क्योंकि हम वेस्ट में से भी कुछ बेस्ट बना सकते हैं, वहां पे भी हमारे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। सो बोल सकते हैं कि हमारा जो बायोमास फार्मिंग है, सपोज मैं गिनूं कि एक ग्राम पंचायत में हमने स्टार्टिंग हम 10 हेक्टर से करेंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप उसको बढ़ाते बढ़ाते 100 हेक्टर तक जाएंगे, तो 100 हेक्टर बायोमास फार्मिंग जो है वो हमारा हम बायोमास के लिए करेंगे, जिसमें हम नेपियर ग्रास का फार्मिंग करेंगे। और साथ में 50 हेक्टर्स हमारा कॉस्मेटिक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मेडिसिन के लिए हम उसमें हमारा फार्मिंग करेंगे। और 100 से लेके 300 हेक्टर तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जो ट्रेडिशनल वे से, और साथ में जो हमारा हम साइंटिफिक वे से हमारी कृषि को आगे लाएंगे, और उसमें इतना अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे जिससे कि उसकी बढ़ोतरी हो। तो इन दिस वे टोटल हर एक ग्राम पंचायत में 450 हेक्टर जितना हम फार्मिंग करेंगे, जो हमारा मिनिमम बिजनेस टारगेट है, जो मिनिमम बिजनेस टारगेट है उसकी मैं बात कर रही हूँ, दैट इट विल बी इंक्रीज, वो इंक्रीज होगा स्टेप बाय स्टेप। और सबसे पहला आता है बायोमास फार्मिंग का पोटेंशियल। तो अगर मैं बात करूं कि हमारा जो हर एक गांव में सबसे मिनिमम गिनते हैं, एक गांव में हमने सपोज बायोमास फार्मिंग का 10 हेक्टर में बायोमास फार्मिंग किया, फॉर एग्जांपल हमने 10 हेक्टर में जब लिया है, तो हमारे डेटा के अनुसार हम सिर्फ मिनिमम बोलते हैं, बाकी हमारे जो एक एमपीओ है पंढरपुर के श्री भीमराव कोंडुवरी सर, जो खुद एक कृषि अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने अपने 20 एकड़ के फार्म में एक नर्सरी क्रिएट की है कि जिसमें उन्होंने नेपियर ग्रास का जो उन्होंने फार्मिंग किया है वो पूरा साइंटिफिक वे से किया है। और उन्होंने जो मिनिमम बोल सकते हैं, वर्स्ट कंडीशन में पर एकड़, मैं हेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, पर एकड़ जो प्रोडक्शन आ रहा है जो हमारा नेपियर ग्रास का, वो 800 टन है पर एकड़, वर्स्ट कंडीशन में। और सबसे अच्छी कंडीशन में उसका पर एकड़ उसका जो प्रोडक्शन आ रहा है वो आ रहा है 3200, यस, पर एकड़ 3200 टन का वो प्रोडक्शन आ रहा है अच्छी कंडीशन में। तो ऑन एन एवरेज अगर हम गिने तो 1700 पर टन हमारा पर एकड़ उसमें से प्रोडक्शन आ सकता है। मगर हम बहुत ही कम, हम तो मिनिमम कंडीशन पे गिनते हैं कि जिसमें हमें कोई केयर नहीं करना है, कुछ भी उसको ज्यादा मावजत नहीं करनी है, ऐसी कंडीशन पे हम गिनते हैं। तो सिर्फ 200 टन पर एकड़ हम गिने तो भी 200 टन पर एकड़ हमने गिना है, तो
पर हेक्टर उसका प्रोडक्शन मान लो 500 टन है, और हमने एक ग्राम पंचायत में 10 हेक्टर पर ग्राम पंचायत हमने गिना है, तो उसके हिसाब से हमारा जो प्रोडक्शन हुआ दैट इज 500 टन पर ग्राम पंचायत। और अगर हम उसको बायबैक करते हैं 1000 रुपीज पर टन से, 1000 रुपीज पर टन से अगर हम उसको बायबैक करते हैं, तो उसका जो भी हमें पर ग्राम पंचायत जो उसका इनकम होता है, इनकम जनरेट होता है दैट इज 50 लाख, 50 लाख। और उसका अगर 10% अगर मैं गिनूं एमबीपी के लिए, तो 10% इज 5 लाख। तो आज का जो हमारा किसान है वो इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम कमा रहा है। तो इसके कंपैरिजन में तो ये 5 लाख बहुत ज्यादा है, और ये तो मैंने सिर्फ मिनिमम बेसिस पे गिना है, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है पर एकड़ प्रोडक्शन, मगर मैंने बहुत मिनिमम कंडीशन पे गिना है। और सेम वे ये बायोमास का सिर्फ हम एक ही बायोफ्यूल बनाएंगे ऐसा नहीं है, हम बायोकोल का भी निर्माण करेंगे, क्योंकि आज कोल जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, बहुत सारे इंजिन को चलाने में, और बहुत सारी जगहों पे उसका यूज है। और इसको भी हमें बायो यूसेजेस करने हैं, बायो कॉल को बनाना है। और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है कि हमें बायो कॉल को तो यूज करना ही है, तो हमारे लिए बना बनाया मार्केट ऑलरेडी रेडी है, जस्ट हमें उसमें हमारा बायोकोल ऐड करना है। और साथ में हम प्रोड्यूसिंग कैटल फीड तो कर ही रहे हैं, क्योंकि ये जो बायोमास है वो कैटल फीड की तरह तो हम उसको यूज कर ही सकते हैं। साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड प्रोडक्ट्स, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स का तो सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि हम जो भी चीजें बनाते हैं वो अगर ऑर्गेनिक है, तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा डिमांड इन कंट्री तो है ही, मगर आउट ऑफ कंट्री उससे भी ज्यादा है। और आउट ऑफ कंट्री जो है वो पाउंड्स में, डॉलर्स में, उसमें पैसे आते हैं। तो वो जब कन्वर्ट होंगे तो आप सोचो कि हमारा देश कहाँ पे होगा। हमारी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनानी है। हमारे साउथ में, केरला साइड, आंध्र प्रदेश साइड आप देखोगे तो वहां पे बहुत अच्छे से बायो प्लास्टिक, बायो रबर का निर्माण होता है, तो वो हमें यूटिलाइज करना है, उनको भी हमें इसमें जोड़ना है। हमारे आसपास जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका तो एक बना बनाया बहुत बड़ा मार्केट है, हम उनको सप्लायर बन सकते हैं, हम उनको एक अच्छा सा मार्केट दे सकते हैं। ऑलरेडी ये मार्केट है, मगर हम उसमें भी ऐड हो सकते हैं। हमारा हर्बल कॉस्मेटिक, आज के जमाने में जो महिलाएं हैं, लोग हैं, वो कॉस्मेटिक जो भी यूज करते हैं दैट इज टोटली केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स, मगर आज हर्बल कॉस्मेटिक्स की भी एक बड़ी सी तादाद बन चुकी है, और वो भी एक बड़ा सा मार्केट है जिनका करोड़ों का बिजनेस है। तो आप सोचो कि हर्बल कॉस्मेटिक्स के भी हम कुछ ब्रांडिंग कर सकते हैं। हर्बल पेंट्स, ये पेंट्स जो हम सब रेडिएशंस के बीच में जी रहे हैं, क्योंकि हम मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, सब लोग रेडिएशंस के बीच में है। मगर एज ए न्यूक्लियर फिजिसिस्ट मैं बोल सकती हूँ कि ये जो रेडिएशंस है वो बहुत ही हानिकारक है, वो हमें कैंसर जैसे रोग भी क्रिएट कर सकते हैं। मगर हमारा जो गाय का गोबर है, देसी गाय का गोबर, उसमें से साइंस ने प्रूव किया है कि उसमें से रेडिएशंस भी पास नहीं होते हैं। तो अगर हमारा जो देसी गाय के गोबर में से बना हुआ पेंट जो है, अगर उसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जो रेडिएशन है उसकी जो इफेक्ट है हमारे ऊपर वो बहुत कम हो सकती है। और इसीलिए हमें हर्बल पेंट्स को यूज करना है। हमारे जूट प्रोडक्ट्स वेस्ट बंगाल में इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और बाम्बू प्रोडक्ट्स, ये बाम्बू तो एक ऐसी वनस्पति है कि जो पूरी इकोनॉमी को बना सकती है। तो इसके बारे में, इसके यूसेजेस तो मुझे बताने ही कम पड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए तो हमारे श्याम सर ने एक पूरा वेबिनार लिया था। तो ये प्रोडक्ट्स तो उम्दा क्वालिटी के हैं, और हम गिन नहीं सकते, इतनी हमारे पास कंडीशंस है, इतनी सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, और जितना हम चाहे उतना काम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री, आज हमारे वहां पे जो भी हस्बेंड्री हो रही है, जो भी हम पशुपालन कर रहे हैं, उसमें हमें ऑर्गेनिक वे से करना है। हमें बी फार्मिंग को बढ़ोतरी देनी है, क्योंकि बी इसीलिए जरूरी है क्योंकि पोलिनेशन माने की परागीकरण, जो भी खेत होते हैं उसके आसपास अगर बी मधुमक्खियां सबसे ज्यादा होगी, तो वो फ्लावरिंग का जो टाइमिंग है उसको बढ़ा देता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा अमाउंट पे क्रिएट करता है, और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो
और ज्यादा आता है। तो इसीलिए हमें बी फार्मिंग को भी बढ़ोतरी देनी है, हमें सिल्क फार्मिंग को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये सिल्क मार्केट अपने आप में एक बड़ा मार्केट है। ऑर्गेनिक पोल्ट्री, हम इंसान जो है ना वो बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत सेल्फिश है। हर टाइम बोल देते हैं कि कोई भी नया डिसीज अगर मार्केट में आता है तो हम बोलते हैं कि ये तो एनिमल की वजह से आया है, मगर वो एनिमल्स में रोग आए कहाँ से? हमारी वजह से, हमने कुछ केमिकल उनमें इंजेक्ट किए। ये पोल्ट्री होती है, उसमें भी ग्रीडी लोग उसमें से कुछ ना कुछ लेने के लिए उसको हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं, और उसकी वजह से रोग, उनके जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें से रोग क्रिएट होते हैं। तो वो रोग क्रिएट ना हो उसी तरीके से हमें ऑर्गेनिक पोल्ट्री को इंट्रोड्यूस करना है। हमें हमारे एनिमल हस्बेंड्री बहुत अच्छे क्वालिटी पे क्रिएट करना है। ऑर्गेनिक फिशरीज, बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में तो तालाब बहुत छोटे छोटे तालाब हर घर में होते हैं, तो वो फिशरीज को भी हमें ऑर्गेनिक वे में आगे बढ़ाना है। हमारे क्लीन फ्यूल को हमें सिर्फ हमारे व्हीकल्स में ही यूज करना है ऐसा नहीं है, हमारे कुकिंग गैस में भी हमें उसको इंक्लूड करना है। उसके लिए होटल इंडस्ट्रीज भी है जिसको हमें आगे उसमें भी सप्लाई करना है। हमारा जो सीएनजी है उसको हम एमसीएनजी बोलते हैं। ये एमसीएनजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज का जो सीएनजी हमारा बनता है, जो भी हम मार्केट में जो हमारे व्हीकल्स में यूज करते हैं मार्केट में से, वो सब कुछ ईंधन जो है वो है अश्मी अश्मी ईंधन, मतलब कि माने कि फॉसिल फ्यूल से बना हुआ सीएनजी है। मगर हमारा जो सीएनजी है जो हम बनाने वाले हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन बायो फ्यूल्स, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वो बायो प्रोडक्ट से बना हुआ है, इसीलिए उसको एमसीएनजी बोला जाता है। और उसके लिए हमारे आज जो भी व्हीकल्स है जो हमने पेट्रोल या फिर डीजल इंजन से जो चलते हैं, उनको भी हमें सीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए सीएनजी कन्वर्जन किट का बिजनेस भी हमारा बनेगा। सप्लाई ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, हमारे वहां पे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स है उसको भी हमें वैल्यू एडेड करके ऑर्गेनिक अगर हमारा फूड है तो वो बहुत ही ज्यादा डिमांड्स में है, और उसका मार्केट एक ऑलरेडी है, उसमें हमें हमारा फूड को सप्लाई करना है। सप्लाई ऑफ फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, यस, हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो हमारे एमसीएल की जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है उसको भी हमें प्रमोट करना है। जी हाँ, आप ये फोटो देख रहे हो, ये फोटो में हर एक चीज इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट की प्रति वो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंडली होनी चाहिए, एनवायरनमेंट को कभी भी नुकसान न करे ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए। व्हाट टू बी डू एग्जैक्टली, हमें एग्जैक्टली क्या करना है? हमें असेस करना है हमारी ग्राम पंचायत में कितने रिसोर्सेस हैं, कितने स्रोत हैं, उसको हमें असेस करना है। चाहे वो जमीन हो, चाहे वो हमारे वनस्पति हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे लोग हो, चाहे वो हमारे युवा हो, या फिर कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कितने लोग हैं हमारे साथ जुड़ने वाले, उन सभी रिसोर्सेस का हमें असेसमेंट करना है। हमें ये भी असेस करना है कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी है, उसकी पोटेंशियल कितना है हमारे ग्राम पंचायत में, उसको भी हमें असेस करना है। हमारे ग्राम पंचायत में हम कितना बिजनेस कर सकते हैं, हमें बेचने की तो बात करनी ही नहीं है, हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं उसको हमें असेस करना है। और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रॉब्लम्स हमारे प्रायोरिटी पे है, कौन से प्रॉब्लम्स को हमें सबसे पहले खत्म करना है, और उसमें हमें एमसीएल कैसे हेल्पफुल रहेगी उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। और इस सभी के लिए हमें रोड मैप बनाना पड़ता है। रोड मैप आने वाले 10 सालों के लिए नहीं, मगर 15-20 साल, उसके लिए हमें रोड मैप बनाना है। और हमें हमारा विलेज कैसा चाहिए उसका रोड मैप हमें प्रिपेयर करना है, उसका विजन हमें प्रिपेयर करना है। उसके लिए हमें ब्लूप्रिंट चाहिए। अब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो छोटे बच्चे भी अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम पे कौन से यूनिट में से कितना पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग, उसकी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं। तो ये तो हुआ हमारे ग्राम पंचायत की बात, हमारे लोगों की बात, हमारे देश की उन्नति की बात। तो उसके लिए तो हमें ब्लूप्रिंट बनानी ही है। और हमारा मेन टारगेट है हमारे साथ लोगों को जोड़ना। और ये जो हमारे साथ जब लोग जुड़ते हैं तो वो सब लोग 110 रुपए का जो निवेश करते हैं वो हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में निवेश करते हैं, मतलब कि वो जो तहसील है उसकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में निवेश करते हैं, वो एमसीएल को 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। तो एमसीएल का उद्देश्य लोगों को जोड़ना है, एकजुट करना है, किसी के पास से कोई पैसे लेने की बात ही नहीं है।
और इसके लिए सबसे इफेक्टिव है सैटरडे सेशन। जैसे हमारे पुरखे, हमारे जो बहुत वीर योद्धा शिवाजी महाराज भी हमेशा हमेशा एकजुट होने की बात करते थे, क्योंकि उनको पता था, वो दूरंदेशी थे, उनको पता था कि जब कोई दुश्मन आएगा तो हमेशा अटैक करेगा लोगों पे, उनके बीच में जो जगह है वहां पे जगह बनाने का प्रयत्न करेगा, और वही जगह को हमें भर देना है। वही जगह हम भर सकते हैं इफेक्टिव सैटरडे सेशन से। और ये सैटरडे सेशन में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एमसीएल की बातें करें, नहीं, हम वो सब बातें कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है। और हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो इंटरप्रीनियर होना चाहिए, हमारा जो एमवीपी है उसका प्रोस्पेक्ट, हमारा एमवीपी हमारे एमसीएल का उस ग्राम पंचायत में चेहरा है। एमसीएल को अगर कोई वो ग्राम पंचायत में जानता है तो वो एमवीपी के चेहरे से जानता है, और वो हमारा जो एमवीपी है वो एक ऐसा व्यक्ति होगा कि जो हमारे एमसीएल में जो भी नई चीजें आती है उसका प्रमोटर उस ग्राम पंचायत में वही एमवीपी है। और हम वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे वो अपनी काबिलियत को साबित कर सकता है, क्योंकि वो जो भी काम कर रहा है उसके बेसिस पे वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंच सकता है, और साथ में वो बहुत ही सब लोगों को प्रमोट भी कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट, जोनल, स्टेट लेवल तक वो हेड बन सकता है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी भी बन सकता है। सीईओ ये पोस्ट छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी पोस्ट है कंपनी की, और यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने, और हमारे जो भी किसान है, जो भी एमवीपी है, जो जो लोग यहाँ पे हैं, वो लोग बहुत सारे कष्ट को देख के यहाँ तक पहुंचते हैं। तो ये यहाँ तक भी हमारा एमवीपी पहुंच सकता है, क्योंकि ये कंपनी जो है, हमेशा श्याम सर बोलते हैं कि ये कंपनी मेरी नहीं है, ये हम सबकी है। हम सब एक परिवार की तरह है, जो परिवार का सदस्य जितना काम करता है उतना वो आगे बढ़ता है, यही हमारा उद्देश्य है। और एमवीपी चाहे वो सब कुछ कर सकता है। एमवीपी कैन मेक एनी ऑफ योर ड्रीम कम ट्रू। मतलब जो भी डिजायर्स है, जो भी उसकी इच्छाएं है, जंखना है, जो भी उसकी बर्निंग डिजायर्स है, उस सभी को वो फुलफिल कर सकता है, उसको अचीव कर सकता है। और उसके लिए उनके उनके और ज्यादा बेनिफिट्स के लिए सीएसआर फंड्स है, उसको हम 20% सीएसआर फंड को हमारे विलेजेस की उन्नति के लिए, उनकी समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम उसमें यूज करेंगे। तो चलो आइए हम बनाते हैं हमारा भारत एक बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट इकोनॉमी इस तरीके से बनाना है कि जिसको कोई लूट ना सके, ऐसा हमें भारत बनाना है। और इसके साथ आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मुझे सबसे पहले कार्य क्या करना है। तो ये वेबिनार खत्म होने के बाद आपके पास एक लिंक आएगी, वो लिंक को आपको फिलअप करना है, और उसके बाद आपको एमसीएल से अप्रूवल मिलने पर आपके जो फ्रंट हेड कोऑर्डिनेटर होंगे उनसे आपको मैसेज मिलेगा। उसके बाद आपको 1.5 लाख रुपए एज ए जॉइंट वेंचर फी पे करना है, और उसमें आपको उसके शेयर्स मिलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन ये आएगा, तो क्या मैंने आज पे कर दिया और कल मुझे शेयर्स मिल जाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे लोग जो है, उसमें सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें जो आपके डेटा आएंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको हमें फिलअप करके हमें देना है, और सेबी के जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमें वो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो दैट इज लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। तो वो टाइम जैसे ही मिनिमम टाइम खत्म होगा, उसमें हम आपके जो भी अकाउंट्स है उसमें हम शेयर को आपको समर्पित करेंगे। और साथ में दूसरा ये भी है कि दूसरा क्वेश्चन ये भी आएगा, तो क्या मैं आज पे करूं और कल मेरा जो भी इनकम है वो स्टार्ट हो जाएगा? तो हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो भी लिटिल आपकी जो तहसील है उसमें एमपीओ, एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जब एस्टेब्लिशमेंट होगा, उसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, क्योंकि हम ईंधन बना रहे हैं, और ईंधन एक दिन में नहीं बनता है, उसके लिए बहुत सारी परमिशंस चाहिए। वो परमिशंस क्रिएट होगी, वो परमिशन हमें मिल जाएगी। हमारे तहसील में 15,000 हमारे जो मेंबर्स हैं वो बनेंगे, और हमारे जो अदर क्राइटेरिया उसको फिलअप करने के बाद हमारे तहसील में जब एमपीओ की शुरुआत होगी, फैक्ट्री लगेगी, तब हमारी इनकम जनरेट होगी। एक बात समझ लीजिए, हम अगर इंसान का बच्चा जब बनता है वो 9 महीने तक उसकी ग्रोथ होती रहती है, तो और अगर हाथी का बच्चा बनता है तो वो 22 मंथ्स का ड्यूरेशन लेता है। तो हम क्या बना रहे हैं?
हम हाथी बना रहे हैं। तो इसीलिए हमें बहुत टाइम तक एटलीस्ट हमारे में पेशेंस होनी चाहिए, और वही पेशेंस हमें क्रिएट करनी है, क्योंकि हमें एक ऐसा उन्नत भारत बनाना है कि जिसका कोई मुकाबला ना कर सके। और हमारी जो ड्यूटीज है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वेबिनार से आपको जो भी इंफॉर्मेशन, आपके मन में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। और आज हमें ऐसा भारत बनाना है कि जो पहले सोने की चिड़िया थी इसलिए सब लोगों ने लूटा, मगर हमें ऐसा भारत बनाना है कि जो सोने का शेर हो, कि जिसको कोई लूट ना सके, मगर अगर लूटने आए तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ऐसी कंडीशंस हमें करनी है। और हमारा इस तरीके की कंडीशन करनी है कि पहले के जमाने में राजा था, उसका ही बेटा राजा था, मगर नहीं, आज ऐसा नहीं है। जो हकदार है, जो काबिलियत तारीफ है, वही राजा है। और वो कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। और मुझे आज आप सभी ने इतना टाइम दिया, इतना समय दिया, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और एमसीएल ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू।